बीसीआई क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। देखिए, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हम आपको बताए थे कि विलयन की सांद्रता में प्रतिशत मात्रा निकालना, परसेंटेज सॉल्व करना, पीपीएम कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एक विलयन की विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एक विलयन की विलेयता, ठीक है बच्चों, एक विलयन की विलेयता। देखिए, विलेयता क्या चीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी या विलेयता की अगर हम बात करें तो इसका मतलब आप कह सकते हैं एक क्षमता, एक कैपेसिटी। क्या होगा? एक कैपेसिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी अगर सॉल्यूट पार्टिकल को हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की एक कैपेसिटी होगी, एक क्षमता होगी। उस क्षमता तक उसको घोल ले रहा है तो उसी क्षमता को हम क्या कहेंगे? उसकी विलेयता कहेंगे। उस विलायक की क्या कहेंगे? उसको विलेयता कहेंगे यही इसकी विलेयता है। जैसे जल की विलेयता कुछ और हो सकती है, एल्कोहल की विलेयता कुछ और हो सकती है। आप अगर जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, उसकी विलेयता कुछ और होगी, बेंजीन की कुछ और होगी। सभी सॉल्वेंट की विलेयता, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो उसकी एक हम कह सकते हैं कैपेसिटी। जैसे हम अपने आपके डेली लाइफ में कह सकते हैं, एक अगर छोटा बच्चा है, 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसको कहें कि बेटा तुम 10 रोटी खाओ, 10 रोटी खा पाएगा? उसकी कैपेसिटी ही नहीं 10 रोटी खाने का। या 20 रोटी खाओ, नहीं खा पाएगा। ठीक, तो उसके कैपेसिटी के अनुसार उसको जितना आप दोगे उतना ही कवर कर पाएगा। तो यहाँ पे हम विलेयता की बात करेंगे। यह विलेयता कैसे समझेंगे आज के टॉपिक में? चलिए तो बातें करते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन की। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलेयता, किसी विलयन में एक विलायक की विलेयता क्या होती है? जब देखिए किसी विलेय को हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक सॉल्यूट पार्टिकल को कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक जितने पार्टिकल डिज़ोल्व हो गए वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? जितने पार्टिकल डिज़ोल्व हो गए वही उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। हमने बोला संतृप्त विलयन का निर्माण कर लेता है। संतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों, संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है, जैसे हमने क्या किया, एक बर्तन में पानी ले लिया, बढ़िया से आप जल लेकर एक यहाँ पे चेयर लगा लीजिए। चेयर लगा के आप इस पर खूब बढ़िया से बैठ जाइए। बैठने के बाद आप चीनी ले लीजिए। अब इस चीनी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना शुरू करिए। तो क्या होगा? जब चीनी आप थोड़ा सा मिलाएंगे चीनी घुल जाएगा, और चीनी मिलाइए और घुलेगा। लेकिन जितना घुलेगा जब तक उतना टाइम बढ़ता जाएगा। और चीनी घोलिए, इसको बढ़ाना नहीं है, ना इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है, इसलिए हमने बोला निश्चित ताप पर। और घोलेंगे और घुलेगा, और घोलेंगे और घुलेगा। देखेंगे एक समय बाद कि अब चीनी का घुलना इसमें बंद हो जाएगा। मतलब जो चीनी घुल जा रहा था वो नीचे जाकर चीनी अब डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। नीचे जाकर चीनी क्या होगा? डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, बैठना शुरू कर देगा। आई बात समझना? तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बना, इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। ठीक है, नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें हम और अधिक विलेय पदार्थ को घोल नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है, या नीचे जो डिसॉल्व होने के बाद जो नीचे जाकर डिपॉजिट हो रहा है, ये पार्टिकल जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस का होंगे। रिवर्सिबल का मतलब इसमें से पार्टिकल निकल कर इसमें आया विलयन में, तो विलयन का जो पार्टिकल है वो नीचे जाकर डिपॉजिट होगा। बस समझ रहा है? ये ऐसे चलते रहते हैं,
ये डायनेमिक होता है। फिर इसमें नीचे का पार्टिकल सॉल्यूशन में आएगा तो सॉल्यूशन का आके नीचे डिपॉजिट होगा। ये डायनेमिक होता है, चलता रहता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो संतृप्त विलयन बनाने तक जो विलेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। सॉल्युबिलिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक विलयन में विलेयता क्या कहलाती है। आपको हम बता चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा विलेयता क्या होती है, कि विलेयता का मतलब एक क्षमता होता है, किस क्षमता तक किस कैपेसिटी तक वो उसमें घुल रहा है। अब चलिए हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, एक विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या होगा। ताप टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा। देखिए अभी हमने बताया था कि ताप को स्थिर रखना है। भाई अगर आप, जाहिर सी बात है, पानी को गर्म करोगे तो चीनी और घोल सकते हो। जब चीनी घोलोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पानी अगर ठंडा कर रहे हो तो चीनी की घुलना और कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बात कुछ ताप की है। तो ताप का जो प्रभाव है वो जो है लगभग सभी प्रकार के विलयनों पर काम करेगा। कौन कौन से कितने प्रकार के लगभग आपको हम विलयन बताए थे, 9 प्रकार से बनाए थे। तो इसमें जो है हम कुछ 3 जो है लेंगे। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। देखिए अब इस पर हम बात करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, कि सॉलिड इन लिक्विड, अभी मैंने बताया था सॉलिड चीनी आपका ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसको पानी में मिला दो, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, विलेयता के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसमें लिक्विड इन लिक्विड हमारे पास है। लिक्विड इन लिक्विड मतलब जैसे आप बेंजीन में अल्कोहल मिला रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा उसके सॉल्युबिलिटी पर। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, आपका इस चैप्टर में। इस पर एक हेनरी लॉ मिलेगा इसके आगे, तो हमें इस पर ज़्यादा चर्चा करना है। तो गैस इन लिक्विड, जैसे आपका पता होगा ऑक्सीजन जो होता है जल में डिज़ोल्व होता है, घुला होता है, या जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें गैस को डिज़ोल्व किया जाता है, तो वो गैस इन लिक्विड टाइप का सोल्यूशन होगा। तो इस पर बच्चों सॉल्युबिलिटी का, इनके सॉल्युबिलिटी के पर जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो पहले बात हम सॉलिड इन लिक्विड की कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो हमारा पहले होगा सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए चलो फिर से हम बात करेंगे। थोड़ा चीनी ले लो, थोड़ा पानी ले लो। तो चीनी ले लो, चीनी सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है। तो चलो चीनी को हमने पानी में मिला दिया, क्या बन जाएगा, एक चीनी पानी का विलेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक चीनी पानी का विलेन बन जाएगा, ठीक है। तो चीनी आपका ठोस है, पानी आपका लिक्विड है, ये विलेन आपका लिक्विड में ही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होना चाहिए। तो चलिए अब आपके समझ में, हमारे समझ में, आप लोगों को ये समझ में आता है कि चलिए चीनी को पानी में मिला दिए, घुल गया। क्या आप कभी उसके बारे में अच्छे से जाने हो कि चीनी पानी में कैसे घुल गया, उसमें क्या क्या हुआ होगा, उसमें कितनी मेहनत लगी होगी। चलो हम उसमें मेहनत को दिखाते हैं आप लोगों को। उस मेहनत को दिखाते हैं कैसे, कि चीनी आपके सॉलिड ठोस और ये आपका लिक्विड है। इतना तो आपको पता है, ये द्रव है, ठीक है। चलिए, तो ठोस के जो कण होते हैं, आपको पता है, आप क्लास 9 में पढ़े होगे कि ठोस जो होता है द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। तो चीनी ये आपका है, चीनी है, ये चीनी है। तो चीनी के पार्टिकल है बच्चों, ये क्या है, आपस में एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो जो चीनी के पार्टिकल हैं ये बहुत पास पास हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जुड़ने का मतलब इनमें कुछ आकर्षण बल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या करेंगे, ये पानी में जब जाएगा तो ये अपने ये पार्टिकल
दूर दूर होंगे। भाई पानी में जाने के लिए, जल में जाने के लिए, ठीक है, पार्टिकल को दूर दूर होना पड़ेगा। और जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये पहले टूटते हैं, ये पार्टिकल अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जब अलग होंगे पार्टिकल तो क्या होगा, इनका कुछ एनर्जी लॉस होगा। आपको पता ही है, जब कोई भी चीज़ जुड़ा है उसको तोड़ेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो चलिए इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। जब दूर दूर हो जाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कंज्यूम्ड होगी। यहाँ पे एनर्जी बच्चों क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी। ये एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है। अब ये पार्टिकल जब लिक्विड में जाते हैं, द्रव में जाते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड द्रव के जो पार्टिकल हैं, जो H2O के मालिक्यूल हैं, वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। आपको पता होगा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में कि जो जल के अणु होते हैं ये ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इनको ध्रुवीय विलायक कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। इनमें दो पोल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया होगा। तो ये जो चीनी है, चीनी जो ब्रेक डाउन होगा तो इस पर कुछ ना कुछ अपना एक माइनस प्लस कोई भी एक चार्ज हो सकता है। जब कोई भी चार्ज होगा तो ये वाटर के जो मालिक्यूल हैं, अगर इस पे माइनस है तो ये प्लस वाला आके इसको चारों ओर से घेर लेगा, अगर प्लस है तो ये माइनस वाला आके इसको चारों ओर से घेर लेगा और उसको पानी के अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पहले चीनी, जब चीनी के पार्टिकल अलग होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वह जब पार्टिकल जल के अंदर जाएगा तो जल के अणु उसको चारों ओर से क्या कर लेंगे, आके घेर लेंगे, ठीक है। ये हम देखिए, हम दिखा दे रहे हैं, ये आपके शुगर पार्टिकल है, ठीक है, ये चीनी है, ठीक है, और इसके जल के अणु जो है इसको चारों ओर से आके घेर लिए हैं। ऐसे जो है दूसरा चीनी का पार्टिकल है, उसको भी जल के अणु जो आके क्या करेंगे, चारों ओर से घेर लेंगे, ठीक है। देखिए यही कहानी है, इसीलिए लोग कहते हैं कि चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो चीनी हमें दिखाई नहीं देता, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, हमें तो सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है। भाई क्यों नहीं दिखाई देता है, जरा देखो, यह पार्टिकल क्या हो गया, जल के अणुओं के बीच में चला गया। अच्छा बताइए, ये चाक आपको दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी बताइए, अब ये चाक दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए हमारा सिर्फ हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, चाक नहीं दिखाई दे रहा था। ये चाक है, हमारे हाथ के अंदर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल वही सीन होता है कि ये जो चीनी का पार्टिकल था वो जल के अणुओं के बीच में चला गया, जल के अणु उसको चारों ओर से क्या कर लिया, कवर कर लिए, ठीक है। और ये इस तरह जो है एक एक चीनी के पार्टिकल कई जल के अणुओं द्वारा, पार्टिकल द्वारा क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये एक सोल्यूशन आपका बनने लगता है। अब बात यहाँ पे है कि जब जल के अणु इस पे आके चिपकेंगे तो इस समय जो है क्या होगा, वहाँ पे देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। बातें समझ आ रहा है, यही पॉइंट आप लोग याद करिएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, चिपक रहा है, चिपकने में भाई यहाँ पे कुछ मेहनत करेंगे, ये मालिक्यूल चिपक रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी जो है, जब ये क्या होगा, वाटर के मालिक्यूल, जैसे आप खुद जानते होंगे कि एक एनर्जी खर्च होना और एनर्जी निकलने की बात है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको आप ज़बरदस्ती कहीं खींच के लेकर आना चाह रहे हैं तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपकी एनर्जी लॉस होगी, उसको बोलेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, ठीक है। बातें समझा रहा है। अगर वो जो है स्वेच्छा से आ रहा है तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपका एनर्जी नहीं लॉस होगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी लॉस का मतलब आप समझिएगा कि जब चीनी में घोल रहे हैं तो पार्टिकल का एनर्जी जो है, चीनी के पार्टिकल का एनर्जी क्या हो रहा था, कंज्यूम्ड हो रहा था, और जब जल में घुल रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रहा था। नेट एनर्जी क्या होना चाहिए आपका, जीरो भी हो सकता है, या कभी कभी क्या होता है सिचुएशन में एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी डिक्रीज भी होती है, ठीक है। तो अब हमें आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये चीज़ सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए बात करेंगे कि सॉलिड में लिक्विड को मिला रहे हैं तब भी एनर्जी रिलीज होगी, कंज्यूम्ड होगी, और लिक्विड को लिक्विड मिला रहे हैं तब भी एनर्जी रिलीज होगी, कंज्यूम्ड होगी, ठीक है। अब बात यही, गैस में भी यही चीज़ होगा, गैस में भी कुछ पॉइंट होगा कि पार्टिकल जा रहे हैं, एनर्जी लॉस होगी, निकलेगी, तो इन सब चीज़ों को उस सिचुएशन में हम देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं जो है इनके
पॉइंट के बारे में मैंने बताया अभी को, ये सॉल्यूट है और सॉल्वेंट में मिला दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। रिवर्सिबल क्यों, अभी मैंने बताया था सैचुरेटेड बनाकर कि सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है क्या होंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन का सॉल्यूट नीचे आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और क्या बनता है आपका, सॉल्यूशन बन जाएगा और प्लस क्या निकलेगा इसमें, हीट भी निकल सकता है। क्या निकलेगा, हीट, ठीक है। देखिए एक सिचुएशन ऐसा होगा कि सॉल्यूशन बनाते समय हीट निकल रही है, नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने भी बताया कि जो सॉलिड था आपका, जो सॉलिड था, ठीक, वो जब ब्रेक डाउन होता था तो उस समय एनर्जी, फिर से बातें समझिएगा, उस समय एनर्जी क्या होती थी, कंज्यूम्ड होती थी, उस समय एनर्जी कंज्यूम्ड होती थी। और जब ये लिक्विड में जाता था, ठीक है, सॉल्यूशन बनाता था, तो उस समय एनर्जी क्या होती थी बच्चों, रिलीज्ड होती थी, ठीक है। तो नेट रिजल्ट जितना कंज्यूम्ड हो रहा है उतना रिलीज्ड हो जाना चाहिए। या फिर ऐसा कभी कभी होता है कि नेट रिजल्ट इक्वल नहीं आता है, थोड़ा एनर्जी, थोड़ा हीट जो है ज़्यादा निकल जाता है, ठीक, या थोड़ा हीट कम हो निकलता है तो हीट कुछ लेना पड़ता है या हीट निकलता है। तो इस सिचुएशन में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो थोड़ा नेट रिजल्ट में आपका हीट जो है कुछ बाहर निकल गया। कुछ बाहर निकलने का मतलब ये एक प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक एक होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है, ठीक है। और एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक, प्लस इसमें हीट क्या हो रहा है, लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो देखिए इसमें हीट लिया जा रहा है, इसमें हीट निकल रहा है। जिसमें हीट लिया जाता है उस ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये दोनों पॉइंट समझिए। या फिर हमने बताया ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि नेट रिजल्ट हीट का 0 होगा, मतलब ना तो एक्सोथर्मिक होगा ना तो एंडोथर्मिक होता है। ऐसे सिचुएशन बहुत रेयर केसेस में आते हैं। तो अगर ऐसे आ रहे हैं तो इस पर सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिला रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिला रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उस चीज़ को हम यहीं से समझेंगे, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसे कहते हैं, भाई यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषी रिएक्शन, जिसमें उष्मा को अवशोषित किया जाता है, एंडोथर्मिक होता है। देखिए यहाँ पे उष्मा अवशोषित हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए हम बात करते हैं कि रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि सॉल्युबिलिटी जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब अग्र क्रिया में, अग्र दिशा में, आगे की ओर, मतलब ये रिएक्शन जब आगे की ओर चलेगा बच्चों, ठीक है। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर जब सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे, जब आगे की ओर चलेगा फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उस समय सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब यही रिएक्शन पीछे बैकवर्ड चलेगा तो ये सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, फॉरवर्ड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, सॉलिड के लिए, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, ये पॉइंट याद रखिएगा, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। तो सॉलिड इन लिक्विड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाए, सॉल्यूशन बना, हीट निकला, एक्सोथर्मिक हुआ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हीट लिया गया, सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो मैं बताया हूँ आपको कि अब आप कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर इस रिएक्शन में, जब आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा बच्चों, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ठीक है। चलो टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर किधर बढ़ेगा,
ठीक है, इधर ना बढ़ेगा, देखिए सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें आएगा ना, यही ना। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज करना। बाय रिएक्टेंट देखिए यहाँ पे ये सब इधर रिएक्टेंट, हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो ये रिएक्शन देखिए अब क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, रिएक्टेंट बढ़ा दिए, तो ये बताओ किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट होगा ना। ये टेम्परेचर आगे की ओर भागेगा कि नहीं भागेगा, क्योंकि रिएक्टेंट आप लोग जानते हो कि जब रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जो होता है फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट होता है। भाई इसमें से चाहे आप सॉल्यूट बढ़ाओ, चाहे सॉल्वेंट बढ़ाओ, चाहे हीट बढ़ाओ, कोई भी अगर बढ़ाते हो तो रिएक्शन क्या होगा, आगे की ओर शिफ्ट होगा। जब रिएक्शन आगे की ओर शिफ्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी जो होगा मतलब विलेयता क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और जब इसमें देखिए टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर इधर बढ़ेगा ना, इसमें तो टेम्परेचर यही है, तो इसमें टेम्परेचर जब इधर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड जाएगा। जब बैकवर्ड आएगा तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आर डिक्रीजेस। ठीक है, ये पॉइंट ने नोट करिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब जो है आप लोगों ने देखा अभी कि सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी पर, उसके सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, तो मैंने अभी बता दिया आपको। याद होगा कि जब एक्सोथर्मिक था टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। एंडोथर्मिक था टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जा रही थी। चलिए अब बात हम करेंगे जो है इसके आगे हेनरीज लॉ